तो फाइनली आज हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा इवेंट क्या होता है, और उससे भी पहले हमने ये जाना एक बिजनेस एंटिटी क्या होती है, देन हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना, फिर हमने आगे सीखा कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, उनके वेरियस टाइप्स हमने स्टडी करे, और आज हम स्टडी करेंगे जो बची हुई हमारी अकाउंटिंग टर्म्स है उन्हें। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन योर ओन चैनल क्लास ई-कॉमर्स बाय रजनी मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। पहली टर्म है हमारी स्टॉक इन ट्रेड। देखिए नाम से ही पता चलता है स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि ऐसा माल, ऐसी गुड जो कि हम रीसेलिंग के पर्पज से अपने पास रखते हैं। वो कैसी हो सकती है? वो दो टाइप की हो सकती है। पहली ओपनिंग स्टॉक, वो अनसोल्ड स्टॉक जो एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब आपको यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए बिजनेस का जो कैलेंडर है, अकाउंटिंग कैलेंडर है जिसमें ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, वो जनवरी से स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल 1 टू 31 मार्च, यानी कि स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से और एंड होता है 31 मार्च को। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर या फिर बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर में जो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक होता है, गुड्स होती है, बचा हुआ माल होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और इसका ऑपोजिट होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ योर अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं एट द एंड ऑफ योर अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 31 मार्च को, तब जो आपका अनसोल्ड गुड्स है, जो अनसोल्ड स्टॉक है, उसको आप बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पे जो कि है इन्वेंट्री। देखिए जो इन्वेंट्री है वो एक वाइडर टर्म है और उसी के अंदर हम स्टॉक को भी शामिल करते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं। इन्वेंट्री अगर हम कंसीडर करें, दो टाइप के बिजनेस हमारे पास होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है, एक ट्रेडिंग का बिजनेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं किसी सर्टेन रॉ मटेरियल से। लाइक एक क्लॉथ का एग्जांपल लीजिए, मैंने यहाँ पे सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल लिया। तो जो आपका क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, उसको बनाने के लिए आपका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो क्या होगा? सिल्क होगा, रॉ सिल्क। ठीक है ना? तो वो उसका जो आपके पास स्टॉक है उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, यानी कि रॉ मटेरियल कच्चा माल जिससे आप फर्दर प्रोसेसिंग करके क्या बनाएंगे? थ्रेड बनाएंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या कहलाएगा? अगर मान लो आपने कच्चे सिल्क को, रॉ सिल्क को यूज करके आपने उसमें प्रोसेसिंग की और उससे धागा बना दिया, बट धागा तो आप सेल नहीं करेंगे, थ्रेड तो आप सेल नहीं करेंगे, आप सेल करेंगे फिनिश स्टॉक, यानी कि क्लॉथ जो आपने फिनिश, जिसको आपने फिनिश गुड के रूप में तैयार किया है, तो उसको बोलेंगे पार्टली फिनिश या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। जो आपके पास रॉ मटेरियल, थ्रेड, आपके पास जो रॉ मटेरियल यूज करने के बाद कुछ सर्टेन प्रोसेसेस लगाने के बाद आपके पास मटेरियल आता है, बट स्टिल इट इज नॉट फिनिश गुड, बट इट इज नॉट रेडी टू बी सेल, जो कि आपका रेडी टू सेल नहीं है, अभी उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होनी बाकी है, तो उसको आप बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, की काम अभी चला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप की इन्वेंट्री क्या होती है? फिनिश गुड, यानी कि वो गुड जो कि रेडी टू सेल है बट सेल नहीं हुई है उसकी। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके गोडाउन में क्लॉथ के बंडल्स रखे हुए हैं, ठीक है, आपके पास फिनिश सिल्क क्लॉथ के बंडल्स रखे हुए हैं, बट वो अभी बिके नहीं है, तो उनको बोलेंगे आप फिनिश गुड। क्या बोलेंगे? फिनिश गुड, दैट इज रेडी टू सेल क्लॉथ। ठीक है, जो आपके वेयर हाउस में आपके पास है। और स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा? स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जो कि आप परचेज करते हो फॉर रीसेलिंग पर्पस। लाइक आपने, जरूरी नहीं है कि आप क्लॉथ को मैन्युफैक्चर ही करें, आप बल्क में किसी और प्रोड्यूसर से क्लॉथ भी ले सकते हैं और उसको आगे रीसेल कस्टमर को थोड़े थोड़े क्या है, थोड़े अमाउंट में, थोड़ी क्वांटिटी में उसको आगे सेल कर सकते हैं टू द डायरेक्ट, टू द फाइनल कस्टमर, ठीक है, और टू द फाइनल कंज्यूमर। तो उसको बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड। तो इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर क्या है? स्टॉक इन ट्रेड शामिल होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो अब वो चीजें जो इन्वेंट्री में इंक्लूड होंगी ही होंगी, क्या? फर्स्ट है गुड्स सेंड टू कस्टमर, ठीक है, फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। देखिए जो कस्टमर को आप गुड्स सेंड कर रही हैं वो फाइनल सेल तो नहीं हुई आपके, वो रिटर्न भी कर सकते हैं कस्टमर। जैसे आप सैंपल सेंड करते हैं, मे बी वो उसको रख ले और मे बी वो रिटर्न कर दे किसी भी XYZ रीजन से। तो जो गुड्स सेंड टू कस्टमर है फॉर सेल या फिर रिटर्न पर्पस से, तो वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में यू हैव टू इंक्लूड, क्योंकि वो फाइनल सेल नहीं हुई है। नेक्स्ट इज गुड्स सेंड टू एजेंट, जो कि अनसोल्ड है। आपने अपने एजेंट को, जैसे आपका जो काम है वो ऑल ओवर इंडिया आप करते हैं, ठीक है, आप जो क्लोथिंग के बिजनेस में हैं, आप ऑल ओवर द कंट्री उसको सेल करते हैं। अब ये तो नहीं आप पर्सनली जाएंगे हर जगह, ऐसा नहीं होगा। आप कुछ एजेंट को अपॉइंट करेंगे जो आपका कंसाइनमेंट लेंगे, जो आपके फिनिश गुड को लेंगे और आगे डिफरेंट रीजन में सेल करेंगे आपके बिहाफ पे, ठीक है, और सर्टन कमीशन चार्ज करेंगे। तो जो आप गुड सेंड करते हो एजेंट को के पास और वो अनसोल्ड है भी उसके पास, तो वो भी आप क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। लेकिन क्या चीजें हैं जो आप इसको अपनी इन्वेंट्री में, क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे? देखिए फर्स्ट इज गुड सोल्ड बट अनडिलीवर्ड। देखिए आपने सेल कर दिए, फाइनली आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो हो चुकी है, बट डिलीवरी नहीं हुई है। बस जैसे कि अगर मैं मानूं मैंने अमेजोन से कुछ परचेस किया, मैं कस्टमर हूं, तो अमेजोन ने पेमेंट भी रिसीव कर ली बट डिलीवरी नहीं हुई है, तो वो सेल कहलाएगी। गुड तो सेल हो चुकी है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, पेमेंट भी हमें मिल गई है, या फिर अगर पेमेंट नहीं मिली है तो वो हमारा डेटर बन गया है, तो क्या है, गुड सोल्ड बट नॉट डिलीवर, तो उसको आप इन्वेंट्री नहीं करेंगे, वो सेल ही है।
नेक्स्ट इज गुड परचेज रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ठीक है, आपने क्या है गुड परचेज करी है बट वो आपके रिकॉर्ड में अभी आपने लिखी ही नहीं है, तो आप ऐसी चीज को जो आपके रिकॉर्ड में मेंशन ही नहीं है, यू कैन नॉट इंक्लूड इन योर इन्वेंट्रीज, राइट। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पर उससे पहले हमको एक चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 11th क्लास के अकाउंटेंसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा प्राइस देना है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे दिखाना है। आपको क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू गिवन होंगी, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो भी लेस हो, फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू ऑन कॉस्ट तो पड़ती है 90,000, बट उसकी मार्केट वैल्यू आप लगा रहे हो 1,20,000, तो विच एवर इज लेस, जो भी आपकी कम होगी उसको आप अपनी बुक्स में दिखाओगे, उसको अपने फाइनल अकाउंट्स में आप दिखाओगे, ना कि मार्केट प्राइस को। अगर सपोज करो मार्केट प्राइस लेस है एज कंपेयर टू योर कॉस्ट, देन यू विल पिक द मार्केट प्राइस फॉर शोइंग इन योर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिटेल डिफरेंस जान लेते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री के बीच में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, देखिए स्टॉक जो क्या है एक्चुअली स्टॉक का मीनिंग क्या है। स्टॉक एक गुड परचेज है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। स्टॉक क्या है, स्टॉक गुड परचेज फॉर रीसेलिंग विच इज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। वो गुड जो कि आप रीसेल करने के पर्पस से परचेज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किसी मैन्युफैक्चरर से आप फिनिश प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे केस में हमने सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल लिया है, तो अगर आप फिनिश सिल्क क्लॉथ को अगर परचेज करते हैं, जैसे कि साउथ में सिल्क साड़ी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर की जाती है, तो आप क्या करते हैं, जो हैंडलूम के छोटे छोटे क्या है मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे आप डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं और कस्टमर को सेल कर देते हैं अपने ब्रांड के लेवल के अंडर, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, और इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ गुड्स है जिसमें डिफरेंट कैटेगरी की गुड्स शामिल है। कैसी, इसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होता है, इसमें सेमी फिनिश गुड भी होता है, इसमें फिनिश गुड भी होता है और इसके अंदर स्टॉक भी आता है। तो इससे आप एक बात जान चुके हैं कि आपकी जो स्टॉक है उसका स्कोप नैरो है, उसके अंदर सिर्फ रीसेलिंग के पर्पस से जो हमारे पास गुड्स है वही इंक्लूड होती हैं, बट इन्वेंट्री का वाइडर स्कोप है जिसके अंदर रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड एंड फिनिश गुड सारी की सारी इंक्लूड होती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे विच इज ट्रेड रिसीवेबल। दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रेड रिसीवेबल। देखिए ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल और सर्विस रेंडर्ड। आपने कोई सेल की है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड की है कस्टमर को, तो उसके जरिए जो आपको अमाउंट रिसीवेबल है, जो मिलेगा, उसको क्या बोलोगे आप, ट्रेड रिसीवेबल। और इसके अंदर 2 चीजें शामिल होती है, हमेशा याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ट्रेड डेटर्स भी इंक्लूड होते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी इंक्लूड। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ट्रेड डेटर्स इंक्लूड होते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी होते हैं। अब ये ट्रेड डेटर और बीआर क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, बीआर। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, देखिए ट्रेड डेटर क्या होते हैं, ये क्या है, जब आप क्या करते हो, किसी गुड्स या सर्विस को क्रेडिट पर सेल करते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको जो मैंने सिल्क क्लॉथ बना रही हूं उसको अगर आपको क्रेडिट पर सेल कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, मैं आपको जो क्लॉथ है वो क्रेडिट पर सेल कर देती हूँ। ठीक है, तो जो पर्सन है, या आप हो या फिर कोई कंपनी है जो मुझसे खरीद रही है प्रोडक्ट, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो फर्म हो या कोई और कंपनी हो, जिस भी एंटिटी को हमें पेमेंट देनी है अभी, बट उसने दी नहीं है ऑन स्पॉट सेल होने के बाद, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटर। क्या कहलाएगा, डेटर, देनदार, यानी कि वो हमें फ्यूचर में पेमेंट करेगा। ठीक है, और किस वजह से करेगा, क्योंकि हमने उसको गुड्स या सर्विस रेंडर की है। ठीक है, अब यही ट्रेड रिसीवेबल, यही ट्रेड डेटर्स हमारे बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, देखिए अगर जो सेलर है, जैसे कि मेरे केस में मैं जो क्लोथ सेल कर रही हूं, मैं सेलर हुई, जो सेलर है वो एक बिल ड्रॉ कर देता है। ठीक है, सेलर क्या करता है, एक बिल ड्रॉ कर देता है, किस पर, डेटर पर, और डेटर जो है उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसमें लिख देता है कि आपको मुझे इतने पेमेंट करनी है, और वो जो पेमेंट करनी है उस जो बिल को अगर आपका डेटर एक्सेप्ट कर लेता है और आपको वापस भेज देता है, एक्सेप्ट जो कर रहा है डेटर उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है ना, जो आपका कस्टमर है वो कस्टमर आपको बिल एक्सेप्ट कर लेता है और आपको वापस भेज देता है, फिर जो आपके ट्रेड डेटर्स हैं वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्या, बिल्स रिसीवेबल। और इस केस में अगर वो आपकी पेमेंट नहीं करता है तो फिर वो लीगली लाइबल कहलाता है। इन केस ऑफ डेटर्स ये लीगल लाइबिलिटी नहीं होती है, पैसा आपका क्या है, डूब भी सकता है। जिसको जब ये इस टाइप का, अगर मान लो आपका कोई डेटर आपका पैसा नहीं देता है या देने से मना कर देता है किसी भी XYZ रीजन से, तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट। क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। मान लो आपको मुझे 10,000 रुपए देने थे, मैंने आपको क्लोथ सेल किए थे, बट आपने क्या किया, वो मुझे देने से मना कर दिया, या फिर आपने बोला नहीं मैं तो सिर्फ 6,000 ही दे पाऊंगी, तो 10,000 में से 6,000 तो उसने दे दिया, जो 4,000 है वो क्या कहलाएंगे, बैड डेब्ट। ठीक है, लेकिन अगर ये बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट करा लेती, उसको रिटर्न क्या है डॉक्यूमेंट में लिख देती और आपके पास उसको एक्सेप्टेंस के लिए भेजती, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता फिर। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम बीआर या फिर बिल्स रिसीवेबल। तो कौन लिखता है इसको, सेलर लिखता है, जिसको ड्रॉअर भी बोलते हैं, और किस पर लिखता है, डेटर पर लिखता है। ठीक है, और एक्सेप्ट जो डेटर है उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग।
ठीक है, उसके एक्सेप्ट करने के बाद कि यस हाँ मैं पैसे दे दूंगा, तब ये क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। डेटर क्या बन जाता है, बीआर बन जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है ट्रेड पेबल्स। देखिए ट्रेड पेबल्स क्या है, वो अमाउंट है, अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विस टेकन। यानी कि अगर हमने कोई सर्विस या गुड्स ली है किसी भी सप्लायर से और हमने वो क्रेडिट में लिया, यानी कि उसकी ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं गई है, तो जो अमाउंट हमें पे करना है उस क्रेडिटर को, तो वो दो टाइप का हो सकता है। एक हम बोलेंगे उससे ट्रेड क्रेडिटर, क्या बोल सकते हैं उससे, या तो वो होगा हमारा ट्रेड क्रेडिटर और या क्या होगा, बिल्स पेबल। देखिए दोनों है तो एक ही पर्पस की वजह से, किस चीज से, क्रेडिट परचेज की वजह से, बट ये डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस में यूज किए जाती है। ट्रेड क्रेडिटर वो कब कहलाएगा, जब कोई पर्सन या फर्म जिससे हमने गुड्स ली है क्रेडिट पर, उसे हमें कोई अमाउंट पे करना हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो पर्सन हमारा कहलाएगा क्रेडिटर। वो पर्सन या फर्म या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज क्या कहलाएगा, हमारा क्रेडिटर। लेकिन जब कोई क्रेडिटर हमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी क्रेडिटर से, किसी सप्लायर से 20,000 की गुड्स परचेज की थी, वो भी क्रेडिटर पे, किस चीज पे, क्रेडिट पे, उधार में, और वो हम पर एक बिल लिखता है कि आपको मेरे इतने इतने पैसे देने हैं, इतने समय तक आप लाइबल है वो पैसे देने के लिए, और उसे हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाता है, ड्रॉइंग, यानी कि इस केस में हम। तो जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर हमारा क्या बन जाता है, बिल्स पेबल, और ये एक लीगल लाइबिलिटी बन जाती है हमारी, यानी कि एंटरप्राइज की। नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट एक ऐसा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है विच इज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स या फिर सर्विस, यानी कि ऐसा अमाउंट जो कि हमें गिव अप किया है, हमने पे किया है किसी भी सर्विस को, गुड को रेंडर करने के लिए, यूज करने के लिए, जो अमाउंट हम गिव अप कर रहे हैं, जो पैसा हम गिव अप कर रहे हैं मोनेटरी टर्म में, वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट। और ये दो टाइप की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। पहली एक्चुअल या फिर नोशनल। एक्चुअल क्या, जो कि मान लो आपने कोई गुड परचेज करी, तो उसके लिए आपने जो प्राइस, मोनेटरी प्राइस पे किया, ठीक है, वो विजिबल है क्लियरली कि इतने पैसे हमने पे करे सामने वाली पार्टी को। दूसरी जगह नोशनल कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, नोशनल कौन सी कॉस्ट होती है, ये वो ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपको एक्सप्लिसिटली पे नहीं करनी पड़ती। लाइक एक ओनर है, उसने एक बिल्डिंग है, उसकी खुद की बिल्डिंग है, वो बिजनेस के पर्पस से यूज कर रहा है वो, और उसका जो नोशनल रेंट है, नोशनल यानी कि आप उसका एस्टिमेट लगाएंगे कि उसका कितना रेंट बनता है, एक्चुअल में बाहर कोई पेमेंट नहीं गई है, बट उसका हम एस्टिमेशन लगाते हैं, तो वो भी कॉस्ट में शामिल होता है। भले किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं कर रहे, लेकिन वो भी क्या कहलाती है, नोशनल कॉस्ट कहलाती है। तो कॉस्ट में दोनों ही टाइप की, दोनों ही प्रकार की कॉस्ट शामिल होती है, एक्चुअल एंड नोशनल। ये डीम्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे वाउचर। वाउचर क्या है, वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसको सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, जिसके बेसिस पर, ठीक है, जिसके बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बिजनेस के अंदर। यानी कि देखिए बिजनेस में एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, बट हम हर ट्रांजैक्शन को विदाउट एनी प्रूफ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसे तो क्या होगा, इससे फ्रॉड होने के चांसेस होंगे। तो फ्रॉड से बचाने के लिए और कोई भी नकली या फिर फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन को ऐड ना करे अकाउंटेंट, इसके लिए क्या होता है, ये रूल होता है अकाउंटिंग के अंदर कि कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट वाउचर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट नहीं कर सकते, उसकी एंट्री नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जर्नल एंट्री होती है, तो जर्नल एंट्री किसके बेसिस पे होती है, आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा किसकी फॉर्म में, वाउचर्स की फॉर्म में, ठीक है। और जो वाउचर है हर ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट वाउचर बनाया जाता है, ठीक है। आगे जब आप अकाउंटिंग सीखेंगे, आगे जो चैप्टर होंगे उसमें आप इसको और क्लियरली समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट एक ऐसा अलाउंस होता है जो कि सेलर ऑफर करता है। अलाउंस क्या, एक सुविधा एक तरीके से मॉनेटरी टर्म्स में। फॉर एग्जांपल आपने कोई 10,000 के क्लॉथ परचेज किया किसी सप्लायर से, और सप्लायर क्या करता है, ऑन द स्पॉट अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए फ्लैट परसेंटेज से डिस्काउंट दे देता है। उस फ्लैट परसेंटेज को क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। एक फिक्स परसेंटेज से जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट हमारी बुक्स ऑफ एंट्रीज में शो नहीं होता, ये डायरेक्टली आपके वाउचर या बिल में क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का पर्पस कुछ और होता है। सपोज कीजिए आपने किसी कस्टमर को उधार में क्या है, क्रेडिट में सेल किया, और जो क्रेडिट सेल है आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो डेटर है आपका, जो देनदार है आपका, जो पैसा है वो वापस कर दे। तो आप क्या करेंगे, उसको एक टाइम लिमिट देंगे कि अगर आप इस टाइम फ्रेम के अंदर पैसे वापस कर देंगे मेरे, तो मैं आपको एक सर्टेन परसेंटेज से छूट दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। और इस टाइप की छूट को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, ठीक है। और इस डिस्काउंट को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, चाहे वो जर्नल एंट्री हो चाहे लेजर हो, उसमें आप शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है रिबेट। रिबेट भी एक तरीके का डिस्काउंट होता है, बट उसका जो पर्पस है देने का, जो अलाउंस है, रिबेट क्या है, ये भी एक प्रकार की टाइप की अलाउंस है टू द कस्टमर, बट दिस इज फॉर अदर रीजन देन कैश डिस्काउंट की प्रॉम्प्ट पेमेंट या फिर सेल को इंक्रीज करने के पर्पस से। इसका दूसरा पर्पस होता है, जैसे कि मान लो आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ कोई कमी आ गई है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, ज्यादा नहीं कुछ ना कुछ जैसे माइनर सा डिफेक्ट आ गया, तो आप चाहते हैं आपका कस्टमर उसको खरीद ले, तो आप एक सर्टन कुछ जो उसको छूट देते हैं उसको बोलते हैं रिबेट, ठीक है। जैसे कि
डैमेज है थोड़ा बहुत प्रोडक्ट, जैसे क्लोथ का फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, सिल्क क्लोथ का, जैसे वो पुराना दिख रहा है, दिखने में फ्रेश पीस नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत टीयर अप है, बट ऐसा नहीं है कि उसको यूज नहीं किया जा सकता, तो आप सेल करने के लिए ताकि वो कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा सा प्राइस में रिडक्शन कर देते हैं, और जितना रिडक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिबेट। एंड नेक्स्ट टर्म इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले हमारी कंट्री में एन नंबर ऑफ टैक्स लगते थे, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, या फिर सेल्स टैक्स हो गया। एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी, जब कोई मान लो आप विद इन द कंट्री जो है आपकी जो गुड्स प्रोड्यूस करिए आपने, और यहीं पर डोमेस्टिक जो कंट्री है, डोमेस्टिक जो बाउंड्री है कंट्री की, उसी के अंदर उसकी खपत भी हो रही है, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो आपका प्रोडक्ट कंट्री के अंदर ही बिक रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। और सेल्स टैक्स मतलब सेल करते हो उस पे, एक्साइज प्रोडक्शन पे, सेल टैक्स प्रोडक्शन पे। और वेट क्या होता है, वैल्यू एडिशन। मान लो आप क्या करें, आपने गेहूं बनाया, गेहूं से फिर उसका आटा बना, तो आटा बनने की जो प्रोसेस थी उसमें जितनी भी वैल्यू एडिशन हुई है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। फिर उसके बाद उस आटे का ब्रेड बना, तो ब्रेड पे भी कुछ ना कुछ टैक्स लग रहा है। तो इसको बोलते हैं जितनी जितनी वैल्यू आप ऐड करते जा रहे हो उतना उतना आपके पास उस वैल्यू एडिशन के ऊपर ही टैक्स लग रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक्चुअली हमें पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो पे कर रहा है इंसान, मान लो सेलर पे कर रहा है, बट एक्चुअल में वो अपने पास से उस टैक्स को पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को, वो उस टैक्स को वसूल करेगा कस्टमर से। तो इनडायरेक्टली कौन पे कर रहा है, कस्टमर ही पे कर रहे हैं, ना कि सेलर। तो इन सभी टैक्स को खत्म करके अब सिर्फ एक प्रकार का, एक टाइप का टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विस। हर प्रकार की गुड्स पे, हर टाइप की सर्विसेज पे एक टाइप का टैक्स लगता है, जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट टर्म इज प्रोप्राइटर। देखिए प्रोप्राइटर कौन है, प्रोप्राइटर वो है हु ओन्स द बिजनेस और हु इन्वेस्ट द कैपिटल एंड बियर ऑल द रिस्क। ये वो इंसान है जो किसी भी बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, और उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के इंटेंशन से हम जो पैसा लगाते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस में जो हमारी ओनरशिप होती है, उस पर्सन को जो वो ओनरशिप खरीद रहा है, उसमें जो पैसा लगा रहा है और सारे के सारे रिस्क को बियर कर रहा है, सहन कर रहा है। मान लो प्रॉफिट होगा वो भी उसका, और अगर रिस्क आ गया मतलब यानी कि लॉस होने के जो चांसेस होते हैं, या फिर एक्चुअल में कुछ लॉस हो गया, तो उसको सहन कौन करेगा, प्रोप्राइटर या फिर ओनर। एंट्री, नेक्स्ट टर्म इज एंट्री। जब हम अपने किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, तो उस चीज को क्या बोलेंगे आप, एंट्री, यानी कि आपने एंटर कर दिया ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट इज बैड डेट। बैड डेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जो डेटर है हमारी, जिससे हमें पैसा देना है, यानी कि जिसको हमने क्रेडिट में सेल करी है और वो फ्यूचर में हमें हमारी सेल का पैसा वापस देंगे, जिस पर्सन को हमने क्रेडिट में कोई सेल करी है वो हमारा देनदार हुआ, वो फ्यूचर में हमें पैसे देगा, तो वो हमारा देनदार है, डेटर है। लेकिन अगर वो हमारे पैसे ना दे तो उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट, खराब डेट। वैसे इसका मतलब खराब डेट नहीं है, बस एक हिंट के लिए मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपको कोई डेटर आपके पैसे ना दे और वो जो पैसा है वो इनरिकवरेबल हो जाए, यानी कि वो रिकवर ना हो फ्यूचर में, तो उस पैसे को क्या बोलोगे, बैड डेट। और ये कहां शो किया जाता है, ये दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसके डेबिट में आप एक्सपेंस और लॉस को शो करते हैं। और दूसरी जगह इसको कहां दिखाया जाता है, एसेट में आप अपने ओरिजिनल डेटर के अमाउंट में से इसको डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि आप एसेट में ओरिजिनल एसेट ही रखेंगे, बैड डेट तो नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने डेट को रीपे नहीं कर पाता। जैसे सपोज करो एक पर्सन है, उसके ऊपर 1 करोड़ का लोन है, लेकिन उसकी एसेट उसके पास इतनी नहीं है कि वो अपनी एसेट को भी बेच के उस लोन को रीपे कर सके, वो इस कैपेसिटी में नहीं है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने लोन को रीपे कर सके, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। और नेक्स्ट टर्म है सोल्वेंट। सोल्वेंट इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, कि ऐसा इंसान जो अपने डेट को रीपे करने की पोजीशन में हो, उसको क्या बोलते हैं, सोल्वेंट पर्सन। नेक्स्ट टर्म इज स्टोर। स्टोर क्या होता है, स्टोर जो भी मटेरियल आपके बिजनेस में है, मटेरियल हेल्ड, यानी कि आपके बिजनेस में जो मटेरियल आपके पास है उसको क्या बोलेंगे, स्टोर। जैसे कोई फिक्सचर हो गया, कोई और अदर मटेरियल हो गया जो आप यूज कर रहे हैं बिजनेस में, तो वो क्या कहलाता है, स्टोर्स। नेक्स्ट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है, एक प्रकार की इनकम है जो कि रिकरिंग नेचर की, यानी कि आपको बार बार अर्न होती है जो इनकम, उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, जो आपका मेन बिजनेस है और जो आपका मेन ऑपरेटिव बिजनेस है, उससे जो भी आपको टोटल एक अकाउंटिंग ईयर में इनकम हो रही है, उसको क्या बोलेंगे आप, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस के बहुत टाइप के बिजनेस हैं, चाहे वो टेलीकॉम लगा लो, चाहे वो पेट्रोलियम लगा लो, अब तो क्लोथिंग बिजनेस में भी है, ठीक है। तो जितने भी उसके मेन बिजनेस हैं, उससे जो टोटल उस पर इनकम हो रही है, तो उसको बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक साल के अंदर। और टर्नओवर क्या है, ये टोटल सेल है, क्या है टर्नओवर, टोटल सेल है किसी भी एंटरप्राइज की। नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या है, जो डोमेस्टिक एनिमल है किसी भी बिजनेस, अगर मान लो आपका ऐसा बिजनेस है जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, तो उसमें जो लाइफ स्टॉक आपके पास है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स आपके पास है, उनको क्या बोलेंगे, लाइफ स्टॉक। चाहे हॉर्स लगा लो, चाहे काउ लगा लो, या फिर पोल्ट्री फार्म है तो जो उससे रिलेटेड एनिमल है वो। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एक डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड है फॉर द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन द फ्यूचर, यानी कि जब आप
अपने पैसे को डिप्लॉय करते हो, लगा देते हो फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से। आप कहां लगा सकते हैं, या तो किसी कंपनी के आप शेयर खरीद लो, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लो, बॉन्ड खरीद लो, या फिर अपना ही प्रॉपर बिजनेस एस्टैब्लिश करके उसमें पैसा लगा दो, किसी एसेट में लगा दो, जो भी आपको फ्यूचर में रिटर्न करेगी चीज, उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। एंड द लास्ट टर्म इज बुक वैल्यू। देखिए बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू वैल्यू ऑफ एसेट है, किसी एसेट की जो वैल्यू हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। जैसे मान लो हमारी जो बिल्डिंग प्रेमाइस है उसकी वैल्यू जितनी हमने अपनी बैलेंस शीट में शो करी है तो उसको क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू। तो यहां पर हमारी सभी 39 की 39 बेसिक टर्म कंप्लीट होती है। अकाउंटिंग टर्म में यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।